हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई जाएगी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका, और कल का रिवीजन भी हम लोग करेंगे। तो बेहतरीन करंट अफेयर होने वाला है आज का सेशन में। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 15 अक्टूबर को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई गई और उस जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया। पैट्रिक हार्मिनी ये राष्ट्रपति बन चुके हैं सेशल्स के। और रेंजरों और रेंजर टीम, टोटल 13 ऐसे रेंजरों और रेंजर टीम को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला PM मोदी ने रखी है। ऑस्ट्रेलिया हिंद जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। डॉक्टर सोनाली घोष को WCPA का केंटन मिलर पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पाने वाली पहली भारतीय बनी है। युगांडा के कंपाला में आयोजित हो रहा है नाम का सम्मेलन, और नाम जो है यानी नॉन अलायंस मूवमेंट, इसका 19वां मध्यवर्तीय मंत्री स्तरीय बैठक है। मेन समिट भी यहीं पर होगी। भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह जी गए हैं, विदेश राज्य मंत्री। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेत्री डायने कीटन का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। कल बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठाइए, डरिए मत, घबराइए मत, अब शुरू कर दीजिए, है ना। मतलब इंतज़ार बहुत लोग करते हैं कि दिवाली तक पहुंचेंगे तब धनतेरस को खरीदेंगे, दिवाली को खरीदेंगे। भाई यही रेट रहने वाला है, तो इसलिए आप जो है अभी से लेकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी पढ़ाई आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। MJT ऐप पर मिलेगा। ई-बुक्स पर देखो, ऐप पर कल गलती से मैंने आपको 70% बोला था, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 84% का डिस्काउंट था, इसीलिए अपडेट कर दिया गया है। तो 84% का वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट है, 70% ई-बुक पर डिस्काउंट है, ठीक है। ई बुक वाला सेम है 70% और कोर्सेज पर 84% का डिस्काउंट है। तो यानी कि आपको जो मेन जो कोर्सेज हैं वो 199 में मिल रहा है ना। तो आप इसे ले सकते हो MJT ऐप से जाकर, वीडियो कोर्स सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर इसकी PDF दे दी जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, वहाँ से PDF फ्री में डिटेल वाली ये वीडियो की डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को ही 1945 को स्थापना हुआ था UNFAO का, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना के ही एवज में यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। UNFAO का हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर इसका रोम में होता है। कहाँ पर होता है? रोम में, इटली में, रोम में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसी के स्थापना दिवस पर ये दिवस मनाते हैं। जैसे स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं WHO के स्थापना दिवस पर, है ना, 7 अप्रैल को, ऐसे ही ये भी मनाया जाता है। तो इस दिन फूड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, खाने के बारे में, स्वस्थ खाने के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का? इस बार की थीम है बेहतर खाद्य पदार्थों और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ, ठीक है। इंग्लिश में देखना चाहो, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। ओके, तो ये थीम है इसकी। तो 1979 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है, लेकिन मनाया जाता है उसके स्थापना दिवस पर। UNFAO के का हेडक्वार्टर तो मैंने बताया, अध्यक्ष हैं क्यू डेंग्यू, ये भी याद रखना। एक और दिवस होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये वर्ल्ड फूड डे है, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए दोनों लिख दिया गया है। इसको याद रखना, ये 7 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला, अब अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इनका रिवीजन करेंगे आज। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 6 अक्टूबर विश्व पर्यायवास दिवस, और 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया।
क्लियर, सबकी थीम वहाँ पर दी गई है। एक और जरूरी बात, कल मैंने आपको बताया था 9 तटीय राज्य हैं, इसमें सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर जो है ये गुजरात का लगता है और दूसरे नंबर पर मैंने आपको आंध्र प्रदेश बताया था। लेकिन देखिए इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है आपके सामने, अभी 2025 में ही एक नया डाटा आया है, एक नया गणना जारी किया गया है और उस नई गणना के अनुसार तटों की रेखाएं बढ़ी हैं, है ना, तटीय। तो अब तटों की रेखाएं बनी है, तो आंध्र प्रदेश को बीट कर दिया है तमिलनाडु ने सेकंड पोजीशन पर। फर्स्ट पर गुजरात अभी भी है, फर्स्ट पर गुजरात का कोस्ट लाइन तटीय रेखा सबसे बड़ी अभी भी है। तमिलनाडु जो है देखिए विद ए रिवाइज्ड लेंथ ऑफ 1068 किलोमीटर हैज़ ओवरटेकन आंध्र प्रदेश 1053 किलोमीटर। तो कुछ भाइयों ने आप में से ही कमेंट करके बताया कि अब ये चेंज हो चुका है, चेक कर लीजिए सर। तो मैंने चेक किया तो ये पाया बात सही है, ये भी अपडेट हुआ 2025 में ही, मुझे वो पुराना वाला आया था तो मैंने आपको वही स्टैटिक में बता दिया था कि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन है। लेकिन आपको अपडेट कर लेना है, आप सब लोग जो है इस चीज़ से अवगत हो जाइए। सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरात की है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अब तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। क्लियर है, चलिए। तो ये एक करेक्शन था कल की वीडियो से। अगला, मालदीव निम्न में से किस बीमारी के माँ के बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? निम्न में से किस बीमारी के माँ से बच्चे में जो संचरण होता है, मतलब अगर माँ को बीमारी रहती है तो बच्चा पैदा होता है तो वो बीमारी कंटिन्यू हो जाती थी, बच्चे में आ जाती थी। तो इस संचरण को समाप्त करने में कौन कौन से ऐसे रोग हैं, जो ऐसे संचारी रोग हैं, उनको समाप्त करने वाला, पूरी तरीके से विलुप्त करने वाला वो देश बन गया है। तो ये बन गया है मालदीव, ठीक है ना। तो ये पहला देश बना है। अच्छा, अब ये कौन कौन सी बीमारियों को किया है ऐसा संचारी रोग मुक्त? तो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। तो ये तीनों उपरोक्त तीनों आपका ऑप्शन सही होगा। देखो ये तीनों जो है ना, इंडिया में भी देखो इसके उन्मूलन के लिए प्रयास लगातार जारी रहते हैं। जो आशा बहुएं होती हैं, एनम वगैरह होती हैं, वो इसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, टीके वगैरह समय समय पर लगवाना और जा करके ट्रैक करना कि संचारी रोग तो नहीं हो रहा है, इसके लिए बाकायदे वहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है इंडिया में भी। लेकिन देखो मैंने आपको उन्मूलन का एक नियम बताया था कि WHO का उन्मूलन का एक नियम क्या है, कि नियम यह है कि पिछले 3 साल से उस रोग का कोई केस ना आया हो, है ना। जब अभी तो इंडिया में शुरू हुआ है संचारी रोग के लिए, जब अगर 3 साल ऐसा हो जाएगा कोई केस नहीं आएगा, तब इंडिया को भी उन्मूलन मुक्त कर दिया जाएगा, ये रोग मुक्त हो गया है। जैसे मलेरिया मुक्त अभी चाइना हुआ था रिसेंटली, है ना। भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में, तो 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इसका मतलब 2011 से लेकर कोई केसेस नहीं आए हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना, 2011 से 14 जब 3 साल नहीं आएगा तो 2014 में मार्च में मुक्त किया गया भारत को। ऐसे ही यहाँ पर देखो इन संचरण को, ये 3 संचरण जो है जो माँ से बेटी में बच्चे में कंटिन्यू होते थे, इससे पूरी तरीके से अब मुक्त हो गया है मलेशिया। मलेशिया एक कंट्री है ना। पहले तो ये तीनों के बारे में जानो। HIV जो है एड्स, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, नोट कर लेना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका भी फुल फॉर्म याद कर लेना। हेपेटाइटिस बी है ये, HBV जिसे कहते हैं, और जिगर को प्रभावित करने वाला वायरल संक्रमण है, और ये एक सिम्फिलिस होता है, जीवाणु जनित यौन संचारित संक्रमण, बिना इलाज के भ्रूण में गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। तो अब इसको, क्योंकि ये 3 रोगों को संक्रमण से होने वाले में उपलब्धि रोकने में उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए कहा जा रहा है इसे ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो ये ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया? मालदीव। तो मालदीव में 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिलती है, और इसकी राजधानी माले होती है, मालदीवियन रुपया, और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, जानते ही हो आप। मालदीव बहुत ही छोटा सा एक देश है, भारत के नीचे ही है, हिंद महासागर में ही, बहुत ही छोटा द्वीप देश है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी का 45वां GTEX या कहें GITEX ग्लोबल कहाँ पर हुआ? तो अक्टूबर 2025 में ये आयोजित हुआ है दुबई UAE में। कहाँ पर? दुबई UAE में। आप अगर डेली करंट अफेयर रोजाना देखते होगे तो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, खाड़ी देश हैं, इन लोग के पास अब ये लोग बहुत ज़्यादा आयोजन अपने यहाँ इसलिए कर रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स का,
क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये लोग जब इवेंट कराते हैं तो लोग आते हैं, तो उसी बहाने ये शोकेस कर देते हैं कि देखो हमारे देश में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये समय समय पर अपने यहाँ कुछ ना कुछ बड़े आयोजन करा करते रहते हैं। और इसी तरह पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्पेन ने नागपुर में, महाराष्ट्र में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए सौदा किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। ऐसे ही कन्वेंशन सेंटर अपने यहाँ भारत मंडपम में नई दिल्ली में है। इसके अलावा यशो भूमि बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा, जो कि है जो नोएडा में बन रहा है ना। तो खैर जीटेक्स जो होगा ये दुबई में हो रहा है और 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। 45वां इसका संस्करण है। जीटेक्स का फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। तो गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के जरिए ये लोग अभी क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, फ्यूचरिस्टिक क्या करने वाले हैं, ये सब का शोकेस करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। तो 180 से ज़्यादा देश के 6800 से ज़्यादा प्रदर्शक इसमें आते हैं। 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस बार। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, इन सब की अगुवाई में यहाँ पर आयोजन हो रहा है। भारतीय कंपनियाँ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 237 भारतीय कंपनियाँ इस आयोजन में भारत की तकनीकी ताकत दिखाने गई हुई हैं। तो जीटेक्स याद रखना यूएई में हो रहा है। अच्छा, दिवाली धमाका ऑफर के तहत आप क्या क्या आपको लेना चाहिए। संकल्प बैच जो कि मात्र 99 रुपये में हो चुका है, इसको आप जरूर ले लो। इसके अलावा जीएस अगर आप बेसिक से बिल्कुल तैयार करना चाहते हो और चाहते हो एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी क्लास मिल जाए सारे सब्जेक्ट की, एक बार तो आपको बेसिक तैयार ही करना है, तो आप इस जीएस सफलता बैच को ले सकते हो। जीएस के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। करंट अफेयर के लिए ये, जीएस के लिए ये। इसके अलावा कोई स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम स्पेशल अगर कोई बैच चाहिए, टारगेट बैच, तो उसके लिए भी कई सारे बैच अवेलेबल हैं, उनको भी आप जाकर एमजेटी ऐप पर ले सकते हो। इसके अलावा ई बुक लेने का सबसे सुनहरा अवसर है। ई बुक पर 70% का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब आप समझो कि जो ई बुक इतनी महंगी में हुआ करती थी वो 14-14 रुपए तक में आ गई हैं। तो आप जाकर फटाक से उसे ले सकते हो। जैसे 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, या मंथली हो, स्टैटिक जी को हो, या मूल विधि वाली ई बुक हो, या सामान्य विज्ञान की ई बुक हो, ये सब ई बुक आप बहुत ही किफ़ायती दाम पर आज प्राप्त कर पाओगे। इन सब के लिए आपको कूपन कोड में डालना है दिवाली, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस दिवाली आपको लिखना है और एमजेटी ऐप पर ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन। जब भी आप पेमेंट करने जाओ तो देखो, जब आप किसी कोर्स पर क्लिक करोगे तो आगे जाओगे, उसमें ऑफर फॉर यू लिखा होगा। जब ऑफर फॉर यू पर क्लिक करोगे तब वहाँ दिखेगा कूपन कोड, वही अप्लाई कर देना, अपने आप लग जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कोई सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला, वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देखो, हमारे कंटेंट में कभी आप कमी नहीं पाओगे। कंटेंट लेट से जरूर आएगा कभी भी, लेकिन कभी भी उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि उसमें हम कुछ कटौती कर रहे हो। कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा और उस कंटेंट की वजह से ही है जितने भी हुए स्टूडेंट आपका देखते हो यही कहकर आते हैं एग्जाम में कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम से आया। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें भी 100% क्वेश्चन मैच करे थे। तो करंट अफेयर का पूरा कंटेंट मैं मैच कराऊंगा, बस आपको ध्यान से डिटेल से पढ़ना है। जो डिटेल्स होती है उसको भी ध्यान से देख करके चलना है, ठीक है ना। देखिए, फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं। तो नए निर्वाचित अध्यक्ष अब बन गए हैं अनंत गोयनका। अनंत गोयनका, आप देखिए ये आर्टिकल है आपके सामने। अनंत गोयनका नेम्ड फिक्की प्रेसिडेंट। फिक्की आप जानते हो हर साल नए प्रेसिडेंट अपना अध्यक्ष नियुक्त करता है ना। तो इस बार ये आए हुए हैं 2025-26 के लिए, और ये किसकी जगह पर आएंगे, हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह पर आएंगे। फिक्की मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अनंत गोयनका अब अध्यक्ष हैं। महासचिव इसकी ज्योति विज हैं और संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी थे जिन्होंने स्थापित किया था। तो इस बार 98वीं इसकी एजीएम थी, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला लिया गया। अगला, कुछ और नियुक्तियां रिवीजन करो। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक। खालिद अल एनानी यूनेस्को के अगले महानिदेशक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आशीष पांडे यूपीआई के एमडी सीईओ। कल्याण कुमार ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ये एनसीसी के महानिदेशक। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक। प्रवीर कुमार आईटीबीपी के महानिदेशक। शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2026 के पहले त्रैमास में विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही ये लॉन्च करेंगे विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये कौन सी कंपनी है, तो गैलेक्स आई नाम की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और ये एक नई टीम है। अभी आपने नया नया नाम सुना होगा भारत में। देखो, स्पेस स्टार्टअप और कई सारे हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मॉस हो गया, स्काई रूट हो गया, ये सब भारतीय
प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, है ना। तो इसमें इसरो की मदद भी होती है, इसरो चाहता भी है, इंडिया भी चाहता है कि और ऐसे प्राइवेट स्पेस एजेंसियां बढ़ें जिससे छोटे मोटे भी काम इसरो अपना करवा ले और भी इनोवेशन स्पेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़े। ऐसे में एक नई आई है कंपनी गैलेक्स आई। तो गैलेक्स आई जो कंपनी है स्पेस टेक फर्म है, ये मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहा है 2026 में, ठीक है ना। तो डेवलप्ड इन द कंट्री होगा, 160 किलोग्राम का इसका वेट होने वाला है, मिशन दृष्टि के तहत ये किया जा रहा है। तो 156 किलोग्राम, 160 मैंने आपको बताया। तो ये क्या करेगा, देश का सबसे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सेंसर वाला ये रहेगा, सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित उपग्रह ये बन रहा है। ये गैलेक्सी एआई की स्थापना भी 2021 में ही हुई थी। फाउंडर एंड सीईओ इसके सुयश सिंह हैं, हालांकि इसके 6 को फाउंडर हैं टोटल। अगला, हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीडीएस अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौहान जी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट का वॉल्यूम 2 जो है इसका विमोचन किया हुआ है। तो ये पुस्तक है इनकी, ये पुस्तक का पूरा नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। तो क्योंकि फ्यूचर रेडी फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी था इस समय। सीडीएस आप जानते हो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है, वर्तमान में है ये। अगला, कुछ और पुस्तकें हैं, रिवीजन करिए, जैसे दे विल सूट यू मैडम, ये हरिंदर बवेचा की पुस्तक आई थी अभी। विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक स्वप्निल पांडे की आई थी। लिविंग द विवेकानंद वे निखिल यादव और अनन्या अवस्थी की पुस्तक थी। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व सीजीआई की पुस्तक। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मुंद्रा की पुस्तक। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन रवि के मिश्रा की पुस्तक। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की पुस्तक। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स रोनसिका चौधरी की पुस्तक। और द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सुगाता श्रीनिवास राजू की पुस्तक अभी आई थी, ठीक है। अगला, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया। देखो 16वां वित्त आयोग अब अपनी रिपोर्ट सौंपने को है, ये इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर को सौंपी जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, है ना। 16वें वित्त आयोग के बाद फिर ये वित्त आयोग खत्म होगा, फिर 17वां वित्त आयोग आएगा। 16वें वित्त आयोग को अभी 1 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है 30 नवंबर तक के लिए। नवंबर में 31 का महीना होता नहीं है, 30 का ही होता है। तो 30 नवंबर तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। क्यों? कारण यह है कि अभी 31 अक्टूबर तक उसको फाइनल रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है कि डिले हो जाएगा। तो हो जाएगा डिले अगर, तो फिर पता लगे जब डेडलाइन ही खत्म हो जाएगी कैसे रिपोर्ट सौंपेंगे, इसलिए इनको 1 महीने का और मौका दिया गया है। खैर, अब गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन टिल नवंबर 30, तो 30 नवंबर तक बढ़ गया है। अच्छा, इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। अध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया जी को। अरविंद पनगड़िया आप जानते हो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग जब गठन हुआ था तो पहले उपाध्यक्ष यही थे, है ना, अरविंद पनगड़िया 2015 में। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए अब आयोग की सिफारिशें लागू होंगी नए आयोग की, ठीक है। आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। तो 16वां वित्त आयोग अब खत्म होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। 16वें के अरविंद पनगड़िया, ठीक। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है? फ्री वीजा। भारत किस देश के लिए फ्री वीजा घोषणा किया है? मंगोलिया के लिए। मंगोलिया आप जानते हो एक देश है जो चाइना और रसिया के बीच में है। यहाँ पर भारत ने क्या किया है कि मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीज़ा की घोषणा कर दी है। आओ फ्री में ही जाओ, मतलब वीज़ा नहीं लगेगा, आओ फ्री में इंडिया आओ घूमो। राष्ट्रपति खुरेलसुख उखाना के बीच 70 वर्ष के लिए राजनयिक संबंध पूरा होने की और 10 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी के बाद ये किया गया है फैसला। इसमें दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग। ये भी वैसे आए थे भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो दोनों देशों ने बौद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय गंदन मठ जोड़ने की पहल की है। तो उलान बटोर राजधानी होती है, तो गोर्ग मुद्रा होती है, प्रधानमंत्री इसके संजाजिन बायर है। महाद्वीप एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये रहा अपना प्यारा भारत, ऊपर चाइना देखोगे और इसके ऊपर रसिया है, बीच में आपको ये देश जो दिखेगा यही है मंगोलिया, ठीक है ना। अच्छा, मंगोलिया में एक चीज़ है, गोबी। गोबी ये क्या है? डिजर्ट है, मतलब कि गोबी क्या है? एक मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल जो है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट है,
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया में है। और भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? राजस्थान में है। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, भारत का थार मरुस्थल राजस्थान। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है? सीएम फ्लाइट ये शुरू किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। देखिए, असम चीफ मिनिस्टर्स लॉन्च फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग इनिशिएटिव, सीएम फ्लाइट। ये फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए है इनिशिएटिव, एक पहल है। सीएम फ्लाइट का फुल फॉर्म होगा चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ठीक है। तो असम के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषाओं के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, आवश्यक कौशल और ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे असम के युवा विदेशों में भी जाकर के अपना झंडा लहरा सकें, ठीक है। तो जापान के स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीजा कार्यक्रम के साथ ये संरेखित है, ये पहल मिलकर काम कर रहे हैं। 18 से 45 वर्ष के असम के अस्थायी निवासी इसके पात्र होंगे। अगला, अब असम के बारे में जान लो। असम आप जानते हो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। दिसपुर इसकी राजधानी है। असम आपको मैप में यहाँ दिखेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। हफलोंग, चंडूबी, डिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरांग ये प्रमुख जिले हैं। डिगबोई, डिपोर, सोहनबिल, देहिंग लेक ये है। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सैखोवा और देहिंग पटकाई ये 7 नेशनल पार्क है यहाँ पर, 7 नेशनल पार्क, ठीक है। बिहू नृत्य, भोरताल नृत्य, खम्बालिम, सात्रिया ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, पूछे जाते हैं। 35 जिले हैं, 126 यहाँ से विधानसभा में सीटें हैं यहाँ की, 14 सीट यहाँ से लोकसभा में और 7 सीट जाती है यहाँ से राज्यसभा में। अगला, भारत ने गूगल मैप को टक्कर देने के लिए कौन सा स्वदेशी ऐप लॉन्च किया गया? तो भारत में लॉन्च किया गया है कौन सा स्वदेशी ऐप भाई? तो आप जानते हो मैपल। मैं भी इसको कई बार प्रमोट कर चुका हूँ और ऑलरेडी इसका यूज करता हूँ। आप देखते हो ये जो इमेज ली जाती है ये सब मैपल का ही है, ठीक है। मैं ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हूँ बहुत सारे इंडियन ऐप पर, जैसे अरत्ताई हो गया। अरत्ताई पर अपना चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी मैंने छोड़ दिया है। ये मैपल मैं यूज़ करने ही लगा हूँ। जोहो मेल पर हम लोग जल्दी ही शिफ्ट हो गए हैं, मतलब कि अभी ऑफिशियल वाला जो आप लोग को शेयर करना है वो वाला मेल अभी नहीं हुआ है, लेकिन बाकी काम सब चल रहा है उस पर। इसके अलावा पीपीटी जो है इसमें कुछ काम हो रहा है, जोहोसो पर कुछ काम हो रहा है पावर पॉइंट पर, क्योंकि अभी जोहोसो थोड़ा सा मतलब अभी उसमें और सुधार की ज़रूरत है। और आप जानते हो हमेशा ज़िंदगी में सुधार की गुंजाइश रहती है, अभी भी इनको भी और सुधार की गुंजाइश। अच्छा, और ओला ब्राउज़र तो बिल्कुल मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरा उसमें, मतलब कि 100% पूरा माइग्रेट हो गए हैं हम लोग। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज जो था ये दोनों ही अब नहीं यूज़ होता है। ओला ब्राउज़र सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप खुद भी अगर चलाओगे ना तो मज़ा आएगा आपको। बाकी चीज़ों में आप जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो गूगल मैप को आप उसकी जगह पर मैपल का प्रमोशन किया जा रहा है। मैपल भी ज़बरदस्त है, गूगल मैप की जगह आप इसको भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि इंडिया के जो स्ट्रीट्स हैं, जो ब्रिजेज हैं, उनका सबसे सटीक यहाँ पर विश्लेषण और यहाँ पर मतलब मैपिंग दिया गया रहता है। अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो भी इसका खुलकर प्रचार कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर उन्होंने घोषणा की है कि इंडियन रेलवे के साथ मैपल का टाई अप होने वाला है और बहुत बड़ा इसके साथ एमओयू साइन होगा। और जब वो साइन होगा तो मैं आपको करंट अफेयर में बताऊंगा ही, ठीक है ना। लेकिन अभी उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने इसकी बात की पुष्टि की थी, तो फिर ये न्यूज़ है और ये आप जानोगे ही। बाकी गूगल मैप की जगह आप जानो मैपल है। और स्वदेशी ऐप पर मैं 2-3 वीडियो आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं, तो आप इसके बारे में बेहतर नॉलेज पा ही गए हैं। तो ये साथियों थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था लापता लेडीज ने कुल कितने अवार्ड जीते, तो 13 अवार्ड जीते हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म अवार्ड, ठीक है। स्मृति मंधाना महिला वनडे में 5000 रन पूरा करने वाली दुनिया की ये बन गई है कौन सी बैटर? 5वीं। भारत की ये दूसरी बनी है। आज आपको क्या बताना है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आश्रय हिंद जो है ये आरंभ किस वर्ष हुआ था, कब शुरू हुआ था? कौन सी पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? कमेंट करके बताइएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।